हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीएम हिस्ट्री फर्स्ट में। चलिए, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ये देखते हैं। देखिए, ब्लड, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, तो ब्लड की जो पढ़ाई होती है, जिसके बारे में हमें ब्लड के बारे में जहां से जानकारी मिलती है, तो उसको हम सेरोलॉजी बोलते हैं। सेरोलॉजी में ब्लड के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन कहीं कहीं हेमेटोलॉजी भी बोला जाता है। तो हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी, इन दोनों में हम, चाहे ये हेमेटोलॉजी हो चाहे सेरोलॉजी हो, तो दोनों में हम ब्लड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, ब्लड का कुछ समरी है। देखिए, ब्लड होता क्या है। तो पहले है प्राकृतिक कोलाइडी, लिखा गया है। तो ये प्राकृतिक कोलाइडी होता है ब्लड जो होता है। ब्लड जो होता है प्राकृतिक कोलाइडी। अब ये कोलाइडी क्या होता है? कोलाइडी का मतलब होता है, मतलब ऐसा विलयन, ऐसा विलयन हो जो कि छानने पर कुछ भाग छन जाए और कुछ भाग ऊपर रह जाए। ठीक है, छन करके ऊपर ही रह जाए, उसे हम कोलाइडी कहते हैं। तो ब्लड हमारा प्राकृतिक कोलाइडी होता है। दूसरा है संयोजी ऊतक। ब्लड जो होता है हमारा संयोजी ऊतक होता है। संयोजी का मतलब जोड़ने वाला। संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। तो ये हमारे पूरे शरीर में हर एक अंग को, हर एक अंग को जोड़े रखता है। जोड़े का मतलब संपर्क में बनाए रखता है। पूरे शरीर में हर एक अंग को संपर्क में बनाए रखता है, तो ये संयोजी ऊतक होता है हमारा। और इसका जो पीएच मान होता है, इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। 7.4 होता है, यानी कि क्षार होता है। क्षार का मतलब, जब कोई भी विलयन हो जिसका पीएच 7 होगा वह उदासीन, जिसका पीएच 7 से कम वह अम्ल, जिसका पीएच 7 से ज्यादा वह क्षार होता है। ठीक है। और अब इसकी मात्रा कितनी होती है? तो मेल में ब्लड की जो मात्रा होती है वह लगभग 5.5 लीटर होती है। लगभग 5.5 से 6 लीटर तक होती है। और फीमेल में जो इसकी मात्रा होती है वह लगभग 5 लीटर तक होती है। फीमेल में ब्लड की मात्रा कम होती है। फीमेल में ब्लड की मात्रा तो क्या, बल्कि सभी चीजें, लगभग 90% चीजें मेल की अपेक्षा फीमेल में कम होती है। और देखिए, ये निर्माण कहाँ होता है? तो ब्लड का निर्माण, तो देखिए ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। लीवर में कब होता है? जब बच्चे भ्रूणावस्था में रहते हैं। भ्रूणावस्था का मतलब जब बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं। जब गर्भ में रहते हैं तब उनका ब्लड कहाँ बनेगा? तब तो भाई ये हम जानते हैं कि वयस्क जो होते हैं, वयस्कों की हड्डियों के अंदर बनता है, यानी कि अस्थि मज्जा में बनता है। तो बच्चे में तो अस्थि मज्जा होगा नहीं। हम जानते हैं कि बड़े लोगों में मोटी मोटी हड्डियां होती हैं, लंबी लंबी हड्डियां। अब बच्चा तो हमारा इतने बड़ा है, और जब इतना ही बड़ा रहेगा तब उसमें कहाँ बने? तो उसमें जब बनता है बच्चों में, तो वो लीवर में बनता है। लीवर में बच्चों में ब्लड का निर्माण होता है। और वयस्क में अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। अस्थि मज्जा जो लंबी लंबी हड्डियां, मुर्गा खाए है ना, तो मुर्गा में जब हड्डियां जो तोड़ते हैं तो बीचवा में देखते हैं पिंक कलर का होता है। ठीक है, पिंक कलर का रेशेदार होता है। उसी को अस्थि मज्जा बोलते हैं, और उसी में इस ब्लड का निर्माण होता है वयस्कों में। और वो अस्थि मज्जा सबसे ज्यादा लंबी अस्थियों में और मोटी अस्थियों में, जैसे जांघ की हड्डी में, हाथ की लंबी हड्डी में, यहाँ पे पाया जाता है। अब ये रिब्स की हड्डी में कहेंगे तो रिब्स की हड्डी में उतना नहीं पाया जाता, क्योंकि ये पतली और चपटी हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो रिब्स की हड्डियों में नहीं बनता है। जांघ की हड्डियों में बनता है, हाथ की हड्डियों में बनता है। ठीक है, यहाँ पे बनता है। चलिए, अगला देखते हैं। अब ये जो देखिए स्टोर जो होता है, स्टोर, ब्लड जहाँ पे हमारा स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है? प्लीहा में, यानी कि स्प्लीन में होता है। स्प्लीन का होता है हमारे उधर, होता है ना उधर, पेट को उधर बोलते हैं। तो उधर में ये बाईं तरफ नीचे, हल्का सा बाईं तरफ नीचे की ओर छोटा सा होता है प्लीहा। तो उसी प्लीहा में, इसको भोजपुरी में तिल्ली भी बोलते हैं। तो ये स्प्लीन यानी कि प्लीहा में हमारा ब्लड स्टोर होता है। अच्छा, ब्लड स्टोर होता है वहां पे एकत्रित होता है, तो ये मरता भी तो है, मरता भी तो है इसका। तो इसका जो कब्र होता है, कब्र जो होता है वो भी स्प्लीन में ही होता है। यानी ब्लड जब मरता है तो ब्लड मरने के बाद कहाँ पे जाता है? तो वो भी स्प्लीन में ही जाता है। तो हम कह सकते हैं
कि स्प्लीन जो होता है वह ब्लड बैंक भी होता है, ग्रेवयार्ड भी होता है, यानी कि वह स्टोर भी करता है और मुर्दा घर भी होता है, यानी कब्र भी होता है। अच्छा, अगला चीज है देखिए कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जैसे चिपचिपा चीज, तेल ज्यादा खाते हैं, तेल घी, जैसे फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं आजकल लोग, तो वो फास्ट फूड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। अच्छा, जब ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी ना, तो ये हार्ट अटैक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, सबसे बड़ा घटक माना जाता है कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, देखिए कोलेस्ट्रॉल करता क्या है, ये धीरे 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 जमाव करने लगता है। ठीक है, चिपचिपा होता है, चिपकने लगता है। जब चिपक जाएगा, लोग बोलते हैं, अधिकतर कुछ लोग बोल देते हैं कि फास्ट फूड खाओ तो पतले लोग ज्यादा मोटे हो जाएंगे। अरे भाई, मोटे काहे नहीं होंगे? हम जानते हैं मोटे मोटे कब होते हैं, जब ये ग्रास नलियां हमारी मोटी होती है। जितनी ग्रास नली फूलेगी उतने शरीर फूलेगा, मोटे नहीं होंगे। फूलता है शरीर, सूजन आती है। वो सूजन आती कैसे? जब फास्ट फूड खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल जाएगा, यानी तेल जाएगा, ज्यादा तेल की मात्रा लेंगे अंदर। ठीक है, जब तेल अंदर जाएगा, तेल अंदर जाएगा तो वो चिपकेगा, और चिपकते 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 जब हमारी नलियां पतली होने लगती, तो फिर हम अब निवाला तो इतना बड़ा बड़ा खाएंगे। अब नली है इतनी पतली, अब जब इतनी पतली नली है तो उसमें जाएगा, तो जबरदस्ती पानी की सहायता से ढकेलते हैं। जब ढकेल देंगे तो वो धीरे धीरे फिर फैलने लगते हैं। अब भाई हड्डी तो है नहीं हमारी ग्रास नली, वो मांस का ही बना होता है, तो फैलने लगती है। जब ग्रास नली हमारी फैलेगी, जब ग्रास नली फैलेगी तो पूरा शरीर फैलेगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। और ये 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर की मात्रा भी होना चाहिए। इससे ज्यादा हुआ तो ये नुकसान करेगा, हार्ट अटैक का मरीज बनाएगा। ठीक है, जब ये हार्ट पर जमने लगेगी तो हार्ट हमारा सही से पंपिंग नहीं कर पाएगा। जब पंपिंग नहीं कर पाएगा तब वही कब बोलते हैं कि बीपी लो हो गया या बीपी हाई हो गया। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। अच्छा, अगला चीज है हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है? ये देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है एचबी, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये लाल करता है, हमारे रक्त को लाल करने वाला कौन होता है? हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन को श्वसन रंजक भी बोला जाता है, या श्वसन रंगा भी बोला जाता है। अर्थात तो श्वसन करने का जो उत्पाद होता है, श्वसन करने का जो कारण होता है, जो श्वसन करवाता है, वो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये देखिए मेल में इसकी जो मात्रा होती है वह 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी 1 डेसीलीटर, 14 ग्राम में 1 डेसीलीटर होगा हमारा कौन? मेल में कौन? हीमोग्लोबिन। और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी 13 ग्राम में 1 डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होगा फीमेल में। अगर इसकी मात्रा ज्यादा है तो और ज्यादा शरीर का हीमोग्लोबिन से होता है शरीर मजबूत होती है। ठीक है, शरीर मजबूत होने का मतलब इसमें लोहा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। लोहा कैसा होता है? मजबूत, तो शरीर मजबूत करता है। अब देखिए, पुरुषों में 14 ग्राम, स्त्रियों में 13 ग्राम, इसलिए स्त्री की अपेक्षा पुरुष ज्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, बराबर मुक्का मारेंगे ना दोनों को, स्त्री और पुरुष को, तो पुरुष को कम लगेगा लेकिन स्त्री को ज्यादा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है, उसका शरीर कड़क होता है। जब शरीर कड़क होता है तो उसे मारेंगे तो उसे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और स्त्रियों का शरीर कोमल काहे होता है? तो काहे की उसमें आयरन की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए हम बोलते हैं तुम्हारे हाथ बहुत कोमल है, गाल बहुत चिकनी है। और चिकने नहीं है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है इसके कारण चिकनी, इसके कारण कारण मुलायम। मुलायम इसीलिए कि कम मात्रा में पाया जाता है तो मुलायम तो होगा ही। कौन मार दिया एक चमाटा खींच के तो गिर जाएंगे तुरंत। अब पुरुष को वहीं अगर मार दिया तो वैसे खड़ा रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। देखिए, जो रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, इसकी जो खोज किए थे, परिसंचरण का मतलब आवागमन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना और जाना, यही परिसंचरण का है। तो इस परिसंचरण की खोज जो की गई थी वो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक। ठीक है, चलिए ये तो जानकारी होगी। अब कुछ इसके कार्य देख लेते हैं, ब्लड के कार्य। देखिए, जो ब्लड के कार्य है, जो ब्लड का कार्य, पहला कार्य है ताप नियंत्रण। ब्लड जो होता है यह ताप नियंत्रण का कार्य करता है। ताप नियंत्रण का मतलब हमारे शरीर में, हम जानते हैं हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब बुखार आता है, अभी आप कहेंगे 37 डिग्री सेल्सियस होता है,
और डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार मंगवाते हैं तो बताते हैं कि 101 डिग्री, 102 डिग्री, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में है या फॉरेनहाइट में है ये नहीं बता। क्यों? ताकि मरीज घबरा जाए। ठीक है, मरीज घबरा जाए, इंजेक्शन लगवाए और उसका पैसा दे। तो देखिए, सभी डॉक्टर नहीं करते, बताते नहीं, बस उनका, लेकिन ये वो जो झोला छाप होते हैं ना, उनका काम होते हैं, डिग्री वाले डॉक्टर नहीं करते। ठीक है, तो ये देखिए 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान होता है। बढ़ता कितना है? दशमलव सेल्सियस में बढ़ता है, पॉइंट सेल्सियस में, 1 सेल्सियस भी नहीं बढ़ता। एक 37 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 98.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब 98.डिग्री फ़ारेनहाइट पहले से हमारे शरीर का तापमान है। अब 98 है, मान लेते हैं 98 है, तो कितना बढ़ा? 3 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा, सेल्सियस नहीं बढ़ा, डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा। नॉर्मल बुखार है तो उसका सिंपल सा इलाज है, 3-4 ठो रजाई ओढ़ करके सो जाइए। ठीक है, आपका शरीर, अगर शरीर के बाहर का तापमान ज्यादा हो गया और आपके शरीर का तापमान कम हो गया, बुखार उतर गया। ठीक है, तो ये बुखार उतारने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अगर डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, तब ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो सुबह रह जाए, क्या पता। ऐसा मत कीजिएगा, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। तो ताप नियंत्रण का कार्य हमारा ब्लड करता है। क्यों? ये हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर में ये आते जाते रहता है कि पूरे शरीर में ये पूरे तापमान को बनाए रखता है। ये नहीं कि अगर हाथ में 37 है दाहिने में तो बाएं में 36 हो जाए, ऐसा नहीं। अब मुंह में 37 है तो यहाँ पेटवा में 38 हो जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, 37 है सब जगह है। दूसरा इसका दूसरा कार्य है पोषक पदार्थ का परिवहन। तो ब्लड भी एक ऐसा हमारा संयोजी ऊतक है, एक ऐसा ऊतक है जो कि जो चीजें हम खाते हैं, जैसे हमारे शरीर के लिए जो प्रोटीन है, विटामिन, वसा, लिपिड, ये सब चीजें जो होती हैं, ये हमारे पूरे शरीर को देने का कार्य कौन करता है? तो ब्लड। यही तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाएगा और आएगा, इसी ब्लड में ही मिलते हैं सब चीज। तीसरा है कि गैसों का परिवहन करता है, परिवहन करता है। ठीक है, लाता नहीं, मतलब ये पैदा नहीं करता, परिवहन करता है। परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन करता है, यानी कि ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन करता है। ऑक्सीजन को लेकर के जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है फेफड़े में। अगला है उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन, उत्सर्जित पदार्थ का भी परिवहन करता है। उत्सर्जित पदार्थ यानी जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी चीजें, चाहे हमारा हुआ ब्लड हो, ठीक है, चाहे वो हमारा यूरिया हो, कोई भी हो, उत्सर्जित पदार्थ जितने उसका परिवहन करता है। बस ये परिवहन करता है, निकालता नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाता और आता है। ठीक है, तो अब ये उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन करेगा तो, लेकिन निकालेगा नहीं। निकालेगा कौन? अभी लेकर के घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, अब किडनी के पास जाएगा। बताए थे किडनी में कि किडनी हमारा क्या करता है? उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन करता है। जितने भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर से निकालने का कार्य कौन करता है? किडनी करता है। तो किडनी का अगर फिगर देखना है तो इसके पहले वाले वीडियो में किडनी नाम का आप अगर चैप्टर डालेंगे तो किडनी नाम से तो आ जाएगा। ठीक है, किडनी डाला गया है। तो देखिए, उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन हमारा ब्लड करता है, लेकिन उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन हमारा किडनी करता है। ठीक है, अब ये लेकर के जाएगा, किडनी उसमें से पकड़ के निकाल दे, ये लेकर के घूमता रहेगा, किडनी पकड़ पकड़ के निकालता रहेगा इसका। अब ये देखिए, ये समरी था पूरा ब्लड का। अब इस ब्लड के थोड़ा और विस्तारित भाग में चलेंगे, ये आरबीसी के बारे में, ब्लड के बारे में। ठीक है, थोड़ा और विस्तारित, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए, अब रक्त का पार्ट देखते हैं। तो देखिए, रक्त का जो पार्ट होता है, रक्त को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। ठीक है, दो भाग होते हैं रक्त के। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है कार्पसल्स। यानी कि ये पहला होता है प्लाज्मा और ये दूसरा होता है रुधिराणु। तो देखिए, ये प्लाज्मा जो होता है ये पूरे ब्लड का 60% भाग, यानी कि 60% भाग बना। और ये प्लाज्मा मतलब क्या है? प्लाज्मा तरल भाग, ब्लड का सबसे तरल भाग जो बहता है, जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में पाई क्या जाती है? इस प्लाज्मा में दो प्रोटीनें पाई, रुधिर की जो प्रोटीनें होती हैं इसी प्लाज्मा में पाई जाती है। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है प्रोथोन। ये दोनों प्रोटीन होती हैं ब्लड की, और ये प्रोटीनें पाई जाती है कहाँ पे? प्लाज्मा में।
और दूसरा भाग कार्पसल से रुधिराणु, ये होता है 40%। ये 40% भाग बना। अब देखिए जो ये रुधिराणु होते हैं, इनको हम 3 भागों में इनको बांटा गया है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, अभी पूछ लेते हैं। अभी मैं एक बच्चे से पूछा तो वो बता दी, मैं पूछा कि रक्त कितने प्रकार का होता है, तो बता दिया रक्त सर जी 3 प्रकार का। तो रक्त 3 प्रकार का नहीं होता होगा, रक्त हमारा सिर्फ 2 प्रकार का होता है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है कार्पसल। ना कि हमारा रक्त 3 प्रकार का होता है, ये बताते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये रक्त के प्रकार नहीं, ये रुधिराणु के प्रकार हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा कि रुधिराणु हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ना कि रक्त। रक्त होता है तो हमारा 2 प्रकार का, एक प्लाज्मा और दूसरा कार्पोसल्स। तो देखिए अब रुधिराणु जो होता है, अब इसमें पहला भाग है आरबीसी। आरबीसी को अच्छा देखिए, अब इसका यूनिक नाम कौन कौन, यूनिक नाम भी है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोलो। ठीक है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। और इसकी संख्या एक व्यक्ति में कितनी होती है, तो 50 लाख। कहीं कहीं मिलियन में मिलेगा, तो 50 लाख को 5 मिलियन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 50 लाख होता है। और इसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 120 दिन। ये 120 दिन जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। मरने के बाद ये कहा जाता है, प्लीहा में जाता है। अभी इसके पहले बताएंगे, इसके पहले वाले चार्ट में लिखा गया था इस प्लेन में जाता है मरने के बाद। ठीक है, 120 दिन के बाद ये मर जाएगा। दूसरा भाग डब्ल्यूबीसी, इसका यूनिक नेम कौन है, ल्यूकोसाइट। इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, 10,000। एक व्यक्ति में इसकी संख्या 10,000 होती है। ठीक है, और इसका जीवन काल कितना होता है, तो 4 दिन होता है। ये 4 दिन के अंदर जिंदा भी होगा और मर भी जाएगा। अच्छा, अब मर जाएगा। अभी बोलेंगे रक्त ये हमारा स्प्लीन में जाता था, तो ये भी स्प्लीन में जाता होगा। नहीं, ये स्प्लीन में नहीं जाता। इसमें खुद का केंद्रक होता है, इसमें खुद का केंद्रक होता है। तो इसमें जब केंद्रक होते हैं तो इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं। और जब लाइसोसोम पाए जाएंगे तो लाइसोसोम खुद ही मरी हुई कोशिकाओं का भक्षण करने में सक्षम होता है, इसलिए इसको लाइसोसोम खा करके खत्म कर देता है। तीसरा है प्लेटलेट्स, इसका यूनिक नेम थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट की संख्या 2 लाख। और इसकी जीवन काल कितनी होती है, 7 दिन। 7 दिन में ये भी मर जाएगा। अब ये कहा जाता है, तो ये भी हमारा स्क्रीन में जाता है, क्योंकि इसमें भी हमारे लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे यूनिक नेम, ये थे कुछ अंतर। अब इन तीनों को एक एक करके अलग अलग थोड़ा विस्तार से अंतर देखेंगे कि कितना अंतर होता है, मतलब क्या क्या ये करते हैं, इसमें कितने कितने भाग होते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखिए, रक्त जो होता है, रक्त को मुख्य रूप से ये 2 भाग होते हैं। पहला प्लाज्मा, दूसरा कार्पसल्स, यानी कि प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा जो होता है रक्त का 60% भाग होता है, रुधिराणु जो होता है रक्त का 40% भाग होता है। प्लाज्मा में 2 प्रकार की प्रोटीनें पाई जाती हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। प्लाज्मा जो होता है हमारे रक्त का तरल भाग होता है, और ये रुधिराणु जो होता है ये हमारा कण वाला भाग होता है। जब हम रक्त को छानते हैं तो छन करके प्लाज्मा नीचे गिर जाता है, लेकिन रुधिराणु ऊपर रह जाता है। यही कण वाला भाग होता है रुधिराणु। अब रुधिराणु को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला आरबीसी नाम, दूसरा एरिथ्रोसाइट, संख्या 50 लाख, और जीवन का 120 दिन। डब्ल्यूबीसी दूसरा है, यूनिक नेम ल्यूकोसाइट, संख्या 10,000, जीवन काल 4 दिन। प्लेटलेट तीसरा है, यूनिक नेम थ्रोम्बोसाइट, संख्या 2 लाख और जीवन काल 7 दिन। ये हो गया रिवाइज, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। फिर अगला चार्ट बनाते हैं। अगले चार्ट में इन तीनों के बारे में अच्छे से पूरा विस्तारित बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला चार्ट है, अब इसके पहले समरी बताए थे, अब पूरा विस्तारित बता रहे हैं। ठीक है, देखिए आरबीसी को कहते क्या है, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है, तो आकार इसका गोल होता है। ठीक है, ये गोलाकार का होता है। दूसरा, ऊंचाई पर जाने से आकार बढ़ जाता है। देखिए जब हम हवाई जहाज में यात्रा कर रहे होते हैं
या फिर जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं, बोलते हैं हमारी हृदय की धड़कन बढ़ रही है। तो हृदय की धड़कन कैसे बढ़ती है? धड़कन ये बढ़ती है कि ये जो हमारा आरबीसी होता है, जब ऊंचाई पर जितने जाएगा, जितनी ऊंचाई पर जाएगा उसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़े ज्यादा घुसने लगती है, जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा घुसने लगती है तो इसका आकार थोड़ा बढ़ जाता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लाइसोसोम। ठीक है, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। क्यों? जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो लाइसोसोम कहाँ से पाया जाएगा? ठीक है, क्योंकि केंद्रक में ही लाइसोसोम होते हैं, और यही लाइसोसोम भी हमारे मरे हुए कोशिकाओं का भक्षण करता है। लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता है। रुधिराणु का 95% भाग होता है। ये आरबीसी जो होता है, ये हमारे कुल रुधिराणु का लगभग 95% भाग होता है। भाई कैसे ये 95% कैसे हुआ? ये देखिए, 50 लाख, 50 लाख ये पाया जाता था। ठीक है, 50 लाख ये था, और लगभग 20,000 डब्ल्यू 2 लाख डब्ल्यूबीसी था, 20,000 प्लेटलेट 2 लाख था। ठीक है, अब ये 2 लाख 10 लाख अगर मिला देंगे तो ये 12 लाख, ये कुल मिला करके 50 लाख। तब भी तो नहीं हुआ। ये 20,000 इसकी संख्या है और 2 लाख इसकी संख्या है, तो कहाँ से बराबर होगी? नहीं होगी। तो ये हमारे पूरे रुधिराणु का कितना परसेंट भाग है? 95%। और ये ब्लड का, देखिए ब्लड में आरबीसी होती है, और इसी आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण ये लाल होती है। इस हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन, जिसके कारण शरीर क्या होता है? कड़क होता है। ठीक है, शरीर इसी के कारण क्या होते हैं? कड़क होता है, मजबूत होता है, ज्यादा मजबूती होती है। वो जो कुश्ती उस्ती करते हैं ना, क्यों पालक का सूप पीते हैं, बथुए का सूप पीते हैं? क्यों पीते हैं? क्योंकि पालक बथुए में बहुत ज्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है, चुकंदर में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए वो पीते हैं और उनका शरीर मजबूत बना रहता है। और ये देखिए, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया। एनीमिया ना हो, एनीमिया का होता जानते हैं? कि पूरा सुस्ती ला देता है, पूरा शरीर एकदम सुस्त, कुछ करने को मन ही नहीं करेगा आपका। तो मतलब हम कुछ कर ले, जब पढ़ाई करने को कोई बोल रहे आप सोए रहेंगे, उठने का मन नहीं करेगा। ठीक है, आप कोई भी काम कोई बोल रहे हाँ अभी करेंगे, बोल के फिर सो जाएंगे। ये एनीमिया इसी रोग होती है। तो ये किसकी कमी से होता है? आरबीसी की कमी से होता है। तो आरबीसी अगर आप लोगों को भी आलस आ रही है, और अधिकतर बोर्ड एग्जाम के टाइम ज्यादा आलस आती है, तो ज्यादा उसमें एनीमिया नहीं पकड़ा लेता है, मन नहीं करते, सोचते सोचते आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। तो आरबीसी की मात्रा बढ़ाएंगे, जाके चेक करवाइए अगर आलस आ रहा है। ठीक है, तो ये मतलब ये कुछ करने को मन ही नहीं करवाएगा। अगर आरबीसी की मात्रा कम हो गई तब तक कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। चलिए डब्ल्यूबीसी देखते हैं, ल्यूकोसाइट। इसका आकार अनिश्चित होता है, कि कोई भी आकार ले लेता है, अमीबा की तरह। जैसे अमीबा हमारा कोई भी आकार ले लेता है, वैसे ये भी हमारा कोई भी आकार ले लेता है, अनिश्चित होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये करता है क्या? रोगों से रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी हमारा रोगों से रक्षा करता है। देखिए डब्ल्यूबीसी के मुख्य 5 प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से कार्य कितने करते हैं? 3 कार्य करते हैं ये, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। देखिए ये कैसे कार्य करता है। एंटीबॉडी जो होता है, ये हमारा रोगों का पहचान करता है। जैसे मान लीजिए खांसी हुई, किसी को खांसी हुई, अब शरीर में खांसी घुसा, अब खांसी का वायरस घुसा, तो उसकी पहचान कौन किया? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ये पहचान कर लेगी, लेकिन ये मारेगा नहीं, केवल ये पहचान करता है। अभी पहचान करेगा, पूरा खौफिया जाएगा, अब जाएगा कि हमारे हमारे एरिया में कैसे आया, ठीक है, पार्टी का वायरस। अब वो लड़ने के लिए जाएगा, लेकिन लड़ नहीं पाता है, तब वो अपने भाई को बुलाने जाएगा। इसका भाई है लिम्फोसाइट, भैया उठिए, भैया उठिए, तो लिम्फोसाइट के पास ये लिम्फोसाइट भी उड़ गया हो, बोलो क्या हुआ, तो ये बताएगा। एंटीबॉडी बताएगा लिम्फोसाइट को इसके शरीर में खांसी का वायरस घुसा है। अब खांसी का वायरस घुसा है तभी तुरंत मजबूत है, अब मजबूत रहेगा कि चलो हम देखते हैं, ठीक है, अब जाएगा तो ये तुरंत मार देगा। अब ये लिम्फोसाइट मजबूत, ये तुरंत मार देगा। अब ये मारेगा, तब मारने के बाद भाई अब कोई चीज, कोई कोशिका है, अब वो मर गई, कोई अब वहीं पे रहेगा तो सड़ेगा, सड़ेगा तो पॉइजन पैदा करेगा, पॉइजन पैदा करेगा तो व्यक्ति मर जाएगा। इसलिए अब ये तो मार तो दिया, लेकिन उसको खत्म भी तो करना है। जैसे मुर्दा, अब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसको या तो जलाते हैं या तो गाड़ते हैं, घर में तो रखते नहीं। वैसे ये भी है, अब मार तो दिया लेकिन रखेगा है,
अब ये इसके पास उठाने की शक्ति नहीं है। इसके पास जब उठाने की शक्ति नहीं है तो ये जब उठाने की शक्ति नहीं है तो अब ये फिर जाएगा अपने भाई के पास। फिर ये बोला मोनोसाइड पे, तो मोनोसाइड क्या करेगा? मोनोसाइड बोलता है, मोनोसाइड से बोलता है भैया हम एक को मार दें, खांसी के वायरस को हम मार दें। अब खांसी के वायरस को मार देंगे तो अब ये उसको हटाने का काम मोनोसाइड करता है। मोनोसाइड क्या करेगा? भक्षण कर लेगा। जो मारा इसने, ये मोनोसाइड खा जाएगा, और जब खा जाएगा तो इसका शरीर बड़ा हो जाएगा, इसका आकार बड़ा हो जाएगा। तो ये यानी रोगों को देखिए वास्तव में मारने का काम लिम्फोसाइट, इसको टी सेल भी बोलते हैं। टी सेल अंग्रेजी का टी, ठीक है, इसको टी सेल, टी कोशिका भी बोलते हैं, तो टी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मारने का काम, वास्तव में मारने का काम लिम्फोसाइट, रोगों को पहचानने का काम एंटीबॉडी करता है, और जो मारने के बाद खाने का काम कौन करता है? मोनोसाइट करता है। चलिए अगला देखते हैं, प्लेटलेट, बिम्बाणु, इसको हिंदी में बिम्बाणु बोलते हैं। इसका आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसे होता है? उत्तल लेंस इस प्रकार से ऊपर और नीचे पतला, बीच में चौड़ा होता है। उत्तल लेंस के आकार का होता है प्लेटलेट। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ना तो केंद्रक इसमें पाया जाता है, ना तो केंद्रक इसमें पाया जाता है, इन दोनों में केंद्रक नहीं पाए जाते। और ये क्या करता है? शक्ति प्रदान का काम करता है, पूरा शक्ति देने का काम, ये ठीक है। अगर इसकी कमी हो गई, इसकी कमी हो गई, सुस्ती आ जाए, और इसकी कमी हो गई, इसकी कमी हो गई, अभी कार्य करने का मन नहीं करेगा, और ये आप कार्य करने का मन तो करेगा लेकिन आप कर नहीं सकते। ये शक्ति प्रदान करता है। जैसे अब इसकी कमी नहीं है, अगर आपको, अगर इसकी कमी नहीं है तो, इसकी कमी नहीं है तो आपका मन तो करेगा कि हम ये कार्य कर, जैसे पढ़ने का मन तो करेगा, लेकिन आप पढ़ने के लिए अगर आपको दुतर्ला पे जाना हुआ तो ये है ये नहीं। अगर प्लेटलेट कम है तो ये नहीं है तो दुतर्ला पे आप चढ़ ही नहीं पाएंगे। ये तो मन बिगाड़ता है, होता है कि करने ही नहीं देते, लेकिन ये करने ही नहीं देते। ठीक, तो इसकी भी जरूरी, इसकी भी मात्रा बराबर रहना जरूरी है। तो ये शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। इसकी कमी हो गई तो आप कोई कार्य कर ही नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, ना बोल सकते हैं। ये क्षमता दिखता है, जितने ज्यादा रहेगा उतने ज्यादा आपके अंदर क्षमता रहेगी, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से ब्लड का पहला पार्ट ये खत्म हुआ। अब ब्लड के अगला पार्ट हम अगली वीडियो में बताएंगे, अगला भाग, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।